हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 18 अक्टूबर 2024 और हम बात करने वाले हैं रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने इस वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वहाँ पर करंट अफेयर्स रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अगर आप हमारे रेगुलर व्यूवर हैं, आप रेगुलर हमारी वीडियो देखते हैं, तो यहाँ से कहीं अलग से कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। आप अगर डेली के करंट अफेयर्स देखते हैं तो सब वहीं से कवर होता जाएगा। लेकिन इसके लिए करना क्या है, इसके लिए आपको डेली बने रहना है। डेली के करंट अफेयर्स क्वेश्चन आपको जरूर देखने हैं, मिस नहीं करना है। अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो में आगे की तरफ और सबसे पहले प्रश्न की बात करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? यानी अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन जो दिवस है वो कब मनाया गया? ए ऑप्शन है 12 अक्टूबर, बी ऑप्शन है 13 अक्टूबर, सी ऑप्शन है 17 अक्टूबर और डी ऑप्शन है 9 अक्टूबर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी 17 अक्टूबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है और इस बार भी 17 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया। आप यहाँ पर आर्टिकल में भी देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, जो कि 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंग्लिश में इसे इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, इस नाम से इसे जाना जाता है। डिटेल में अगर इसके बारे में हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस हर साल 17 अक्टूबर को दुनिया भर में मनाया जाता है, यानी ये वर्ल्ड लेवल पे इसको मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है इसके मनाए जाने का? तो उद्देश्य दुनिया भर में विशेष रूप से जो विकासशील देश हैं उनमें गरीबी और गरीबी उन्मूलन की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यानी जो विकासशील देश हैं उनमें जो भी गरीबी की स्थिति है, जो कुछ भी गरीबी उन्मूलन के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं और गरीबों को अधिक से अधिक उनसे बाहर निकालने की जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके बारे में लोगों तक जागरूकता फैलाना और उसके बारे में लोगों तक बताना इस दिवस को मनाने का प्रमुख उद्देश्य है। इस दिन की जो शुरुआत है वो 17 अक्टूबर 1987 को हुई थी, यानी कि जो गरीबी उन्मूलन दिवस है इसके मनाए जाने की जो शुरुआत है वो 17 अक्टूबर 1987 को की गई थी। इस वर्ष की जो थीम है काफ़ी ज़्यादा लंबी है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार आप इसे देख लीजिए, ध्यान रखिए। थीम है सामाजिक और संस्थागत दुर्व्यवहार को समाप्त करना, न्यायपूर्ण, शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों के लिए एकजुट होकर कार्य करना इस वर्ष की थीम रखी गई है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में AI असेट्स होल्डिंग लिमिटेड के अगले CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यानी किसको AI असेट्स होल्डिंग लिमिटेड का नया CMD नियुक्त किया गया है? तो ए ऑप्शन है अश्विनी वैष्णव, बी ऑप्शन है सैम ऑल्टमैन, सी ऑप्शन है अमित कुमार और डी ऑप्शन है डेविड सलवागिनी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी अमित कुमार को AI असेट्स होल्डिंग लिमिटेड का अगला CMD नियुक्त किया गया है। चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर इनको नियुक्त किया गया है। आप यहाँ पे आर्टिकल में भी देख सकते हैं, ये अमित कुमार हैं, इनको ही अभी नियुक्त किया गया है। डिटेल में इसके बारे में हम बात करेंगे तो अमित कुमार को AI असेट्स होल्डिंग लिमिटेड के अगले अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद पर चुना गया। वर्तमान में जो अमित कुमार है ये जोरहाट, जो कि असम में पड़ता है जोरहाट, वहाँ की जो कंपनी है ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसमें ये कार्यकारी निदेशक और संपत्ति प्रबंधक के रूप में ये कार्यरत हैं और अब ये वहाँ से आकर के AI असेट्स होल्डिंग लिमिटेड के अगले अध्यक्ष और CMD बना दिए गए हैं। AI असेट्स जो है ये AI असेट्स होल्डिंग लिमिटेड एक विशेष प्रायोजन वाहन है, यानी कि एक विशेष प्रकार का प्रायोजन वाहन है, जिसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य रहता है अपने ज्ञापन के अनुसार एकीकृत असेट्स होल्डिंग सेवाएं जो हैं उनको प्रदान करना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस शहर को सॉवरेन वेल्थ फंड्स में दुनिया का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया? यानी कौन सा ऐसा शहर है जो दुनिया का सबसे अमीर शहर घोषित हुआ है? तो ए ऑप्शन है दुबई, बी ऑप्शन है अबू धाबी, सी ऑप्शन है न्यूयॉर्क और डी ऑप्शन है मुंबई। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी अबू धाबी को
सॉवरेन वेल्थ फंड्स में दुनिया का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया है? अगर हम डिटेल में इसके बारे में बात करें तो आबू धाबी को संप्रभु धन निधि के मामले में दुनिया का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया। इसकी पूंजी 1.7 ट्रिलियन डॉलर है। ट्रिलियन में इसकी जो पूंजी है वो है कितनी? 1.7 ट्रिलियन डॉलर है। आबू धाबी के बाद अन्य प्रमुख शहरों में ओस्लो आता है, यानी फर्स्ट पर आबू धाबी है और उसके बाद सेकंड जो पोजीशन है वो ओस्लो की है। जहां विश्व का सबसे बड़ा संप्रभु संपत्ति कोष नॉर्वेजियन गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल यानी NBIM स्थित है। कहां पर? ओस्लो में। ओस्लो में सबसे बड़ा संप्रभु संपत्ति जो कोष है नॉर्वेजियन गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल, ये ओस्लो में ही स्थित है और ये सेकंड सबसे अमीर देश बना हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में कौन सी कंपनी भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन का निर्माण करेगी? यानी कि अब जो बुलेट ट्रेन होंगी वो भारत में बनाई जाएंगी, स्वदेशी रूप से पूर्णतः निर्मित होंगी। अब किसी अन्य देश जैसे कि जापान या अन्य किसी देश पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा बुलेट ट्रेन के लिए। तो कौन सी कंपनी है जिसने ये भार उठाया हुआ है कि उस कंपनी के द्वारा भारत की जो पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन है उसका निर्माण किया जाएगा? तो ए ऑप्शन है NTPC, बी ऑप्शन है BHEL, सी ऑप्शन है BEML और डी ऑप्शन है गेल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी BEML जो कंपनी है इसने बताया है कि जो भारत की पहली स्वदेशी ट्रेन है बुलेट ट्रेन वो इसके द्वारा निर्मित की जाएगी, यानी BEML के द्वारा निर्मित की जाएगी भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन। अगर यहाँ पे आप आर्टिकल भी देख सकते हैं, अब हम देश में ही बनाएंगे बुलेट ट्रेन, यानी अब भारत बुलेट ट्रेन बनाने में आत्मनिर्भर हो पाएगा, स्वयं से ही अपने ही देश में बुलेट ट्रेन बनाई जाएंगी। तो BEML जिसे भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के नाम से जानते हैं, इसका फुल फॉर्म है। तो BEML को इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा भारत की पहली स्वदेशी निर्मित बुलेट ट्रेन का निर्माण किया जाएगा। लागत कितनी आएगी बनाने में? तो 866.87 करोड़ रुपए जो है इसकी लागत आने वाली है। इसकी जो परीक्षण गति है वो 280 किलोमीटर पर घंटा और परिचालन गति जो है वो 250 किलोमीटर प्रति घंटा होने वाली है। यानी जो बुलेट ट्रेन होगी इसकी जब परीक्षण गति की जाएगी तो वो 280 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 1 घंटे में 280 किलोमीटर, और जो परिचालन गति है वो 250 किलोमीटर प्रति घंटा ऐसे अनुमानित की जा रही है। बात करें BEML की तो इसकी स्थापना 1964 में हुई थी और जो BEML का मुख्यालय है वो बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। तो BEML जिसे हम भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के नाम से जानते हैं, ये स्थापित किया गया था 1964 में और इसका जो हेडक्वार्टर है यानी इसका मुख्यालय वो बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और काफ़ी ज़्यादा अभी सुर्खियों में भी रहा है। तो हाल ही में किसके द्वारा न्याय की देवी की नई मूर्ति स्थापित की गई? यानी कि आप सभी लोग देखते हैं कोर्ट में जब कभी होता है तो वहाँ पर आप देखते हैं न्याय की देवी की मूर्ति होती है, तो उसको चेंज किया गया है। तो न्याय की देवी की जो मूर्ति है वो नई मूर्ति किसके द्वारा स्थापित की गई है? तो ए ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, बी ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट, सी ऑप्शन है हाई कोर्ट और डी ऑप्शन है जिला न्यायालय। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा न्याय की देवी की जो मूर्ति है उसको बदल के नई मूर्ति वहां पर स्थापित की गई है। आइए इसके बारे में अगर हम डिटेल में बात करें तो यहाँ पर आप आर्टिकल में भी देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जज स्टैचू रिमूव्स ब्लाइंड फोल्ड, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो वर्तमान में CJI है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री DY चंद्रचूड़ जी, इन्होंने इसको जो ये मूर्ति थी न्याय की देवी की इसको इन्होंने रिप्लेस किया हुआ है, यानी इसको चेंज किया हुआ है। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने न्याय की देवी की नई मूर्ति स्थापित की है। मुख्य न्यायाधीश जो हैं भारत के वर्तमान में DY चंद्रचूड़, इनके मार्गदर्शन में नवनिर्मित प्रतिमा में आंखों पर पट्टी नहीं है और हाथ में तलवार की जगह संविधान ले ली है। यानी कि जो नई मूर्ति है उसमें आंखों पर पट्टी जो थी वो नहीं है और हाथ में तलवार की जगह पर संविधान जो है वो ली हुई है। नई जो मूर्ति स्थापित की गई है उसमें यह जो नई प्रतिमा है अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पुस्तकालय में प्रमुख रूप से स्थापित की जाएगी।
यानी कि ये जो नई प्रतिमा जो स्थापित की गई है वो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश का जो पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है, न्यायाधीश लाइब्रेरी, वहाँ पर मुख्य रूप से स्थापित की जाएगी। बात करें तो जो तराजू है, जो हाथ में न्याय की देवी जो हाथ में तराजू लिए रहती हैं, वो अभी उसी प्रकार से बना हुआ है, यानी नई प्रतिमा में उसे नहीं हटाया गया है, वो तराजू ऐसे ही है, जो निष्पक्षता और संतुलन का प्रतीक है। नई प्रतिमा में तराजू ऐसे ही बना हुआ है, लेकिन किसको चेंज किया गया है तो आंखों पर पट्टी नहीं है नई प्रतिमा में, और तलवार की जगह पर संविधान हाथ में इन्होंने ली है। ये नई प्रतिमा में कुछ बदलाव किए गए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनएसजी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? यानी एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसका कौन सा स्थापना दिवस इस बार मनाया गया? तो ए ऑप्शन है 14th, बी ऑप्शन है 43, सी ऑप्शन है 21st और डी ऑप्शन है 23rd, यानी कि 40वां, 43वां, 21वां या फिर 23वां कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी एनएसजी का 40वां स्थापना दिवस इस बार मनाया गया। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो आर्टिकल में भी देख सकते हैं, एनएसजी का 40वां स्थापना दिवस जो है वो मनाया गया। तो हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का 40वां स्थापना दिवस मनाया गया। कब? 16 अक्टूबर 2024 को इसका जो स्थापना दिवस है वो मनाया गया है। एनएसजी की जो स्थापना है वो 16 अक्टूबर 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद हुई थी, यानी जो ऑपरेशन ब्लू स्टार था उसके बाद एनएसजी की जो स्थापना है वो 16 अक्टूबर 1984 में की गई थी, जिसका उद्देश्य अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से सिख जो उग्रवादी थे उनको हटाना था। ये ऑपरेशन ब्लू स्टार था और उसी के अंतर्गत एनएसजी की जो स्थापना है वो की गई थी। एनएसजी आधिकारिक तौर पर 22 सितंबर 1986 को अस्तित्व में आई, यानी 22 दिसंबर 1986 को इसमें अस्तित्व में आई थी एनएसजी, और एनएसजी की जो स्थापना है वो 16 अक्टूबर 1984 में की गई। आदर्श वाक्य जो है वो एनएसजी का है, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, यानी सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा जो है ये एनएसजी का आदर्श वाक्य है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे अल्जीरिया में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया? यानी किसको भी हाल ही में अल्जीरिया में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ए ऑप्शन है नरेंद्र मोदी जी, बी ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू जी, सी ऑप्शन है एस जयशंकर प्रसाद जी और डी ऑप्शन है अमित शाह जी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो राष्ट्रपति हैं, माननीय राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू जी, इनको अल्जीरिया में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। और हम अगर डिटेल में बात करें, आप यहाँ आर्टिकल में भी देख सकते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को अल्जीरिया में मिला है डॉक्टरेट का सम्मान। और डिटेल में अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को अल्जीरिया में राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से इनको सम्मानित किया गया। ये सम्मान कब दिया गया? तो 15 नवंबर 2024 को ये सम्मान इनको दिया गया। वर्तमान अगर बात की जाए तो 13 से 19 अक्टूबर 2024 तक जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो अफ्रीकी देशों अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी के 3 देशों के दौरे पर हैं। यानी कि राष्ट्रपति जी इस समय 13 से 19 अक्टूबर 2024 तक अफ्रीका के जो 3 देश हैं, अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी, इन 3 देशों के दौरे पर हैं। और 15 नवंबर को जब ये अल्जीरिया पहुंची तो वहां पर इनको मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। अगर अल्जीरिया की बात की जाए तो राजधानी अल्जीरियस होती है इसकी, और वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं अल्जीरिया के वो हैं अब्देल मजीद तैबोने, ये वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ जी ने किसे अपना उत्तराधिकारी नामित किया? यानी कह सकते हैं नया जो मुख्य न्यायाधीश है भारत का उसे किसे नामित किया गया है डीवाई चंद्रचूड़ जी के द्वारा। तो जो मुख्य न्यायाधीश हैं वर्तमान में डीवाई चंद्रचूड़ जी, इन्होंने अपना जो उत्तराधिकारी है वो किसे नामित किया? तो ए ऑप्शन है बेला त्रिवेदी, बी ऑप्शन है संजीव खन्ना, सी ऑप्शन है बीवी नागरत्ना और डी ऑप्शन है दीपांकर दत्ता। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी संजीव खन्ना जी को सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ जी ने अपना उत्तराधिकारी नामित किया हुआ है। आगे अगर हम इसके बारे में डिटेल में बात करें तो आप यहाँ आर्टिकल में भी देख सकते हैं, सीजीआई चंद्रचूड़ नॉमिनेट्स जस्टिस संजीव खन्ना एज सक्सेसर, यानी कि नया जो उत्तराधिकारी है वो नामित किया है। तो मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ जी ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपना उत्तराधिकारी जो है वो नामित किया है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जो है वो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं,
यानी कि दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जी, और अब इनको मुख्य न्यायाधीश जो बनाने की बात है वो की जा रही है। 10 नवंबर 2024 को न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ जी के सेवानिवृत्त होने के बाद जो संजीव खन्ना जी हैं वो इस पद को संभालेंगे, यानी नए मुख्य न्यायाधीश 51वें मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना जी होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सितंबर महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता? यानी ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जो है ये प्रत्येक महीने दिया जाता है। हर महीने किसी महिला खिलाड़ी और पुरुष खिलाड़ी को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का जो पुरस्कार है वो दिया जाता है। तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हर महीने 2 प्लेयर्स, एक महिला प्लेयर और एक पुरुष प्लेयर से जो खिलाड़ी हैं वो चुने जाते हैं मंथली ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए। तो इस बार किसे मिला हुआ है? तो ए ऑप्शन है कमेंडो मेंडिस, बी ऑप्शन है टैमी ब्यूमेंट, सी ऑप्शन है दोनों, और डी ऑप्शन है ट्रेड बोल्ट। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कमेंडो मेंडिस और टैमी ब्यूमेंट, इन दोनों लोगों को सितंबर महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार दिया गया है। आर्टिकल में भी आप देख सकते हैं, मेंडिस एंड ब्यूमोंट क्लिंच ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर सितंबर 2024। डिटेल में इसके बारे में बात करें तो श्रीलंका के हैं कमेंडो मेंडिस और इंग्लैंड की है टैमी ब्यूमेंट। इन दोनों लोगों को सितंबर के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का जो पुरस्कार है वो दिया गया है। कमेंडो मेंडिस की अगर बात की जाए तो इनका यह दूसरा सम्मान है, यानी दूसरी बार ये ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान पा रहे हैं। इससे पहले मार्च 2024 में भी इनको यह जो पुरस्कार है वो मिल चुका है। फिर अगर हम ब्यूमेंट की बात करें, टैमी ब्यूमेंट की, तो इनको फरवरी 2021 में यह जो पुरस्कार है वो मिल चुका है, यानी इनका भी दूसरा सम्मान है ये। इनको फरवरी 2021 में जो पुरस्कार है वो मिल चुका है। अगर कमेंडो मेंडिस की बात की जाए तो इन्होंने 4 टेस्ट मैचों में 451 रन बनाते हुए 90.20 के औसत से इन्होंने जो खेल है वो खेला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में 75वां अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कांग्रेस मिलान सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो ए ऑप्शन है इटली, बी ऑप्शन है न्यूयॉर्क, सी ऑप्शन है पेरिस, और डी ऑप्शन है नई दिल्ली। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी इटली में 75वां अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कांग्रेस मिलान सम्मेलन 2024 आयोजित किया गया। अगर हम डिटेल में बात करें तो 75वां अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस मिलान जो है वो इटली के मीको सम्मेलन केंद्र में शुरू हुआ। जो थीम रखी गई थी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कांग्रेस मिलान सम्मेलन की, वो थीम थी स्थायित्व के लिए उत्तरदायी अंतरिक्ष। ये इसकी थीम थी, इंपॉर्टेंट थीम है। और इसका उद्देश्य क्या था? वैश्विक स्तर पर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के सतत विकास को बढ़ावा देना, यानी वैश्विक स्तर पर जो अंतरिक्ष के जो प्रौद्योगिकी है उसके सतत विकास को बढ़ावा देना है, इसका ये प्रमुख उद्देश्य रखा गया। और यदि भविष्य में अंतरिक्ष अन्वेषण और उपयोग में वैज्ञानिक प्रगति और पर्यावरण संरक्षण के बीच जो है वो संतुलन भी बना रहे, इसके लिए यह जो सम्मेलन है वो आयोजित किया गया। और जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कांग्रेस मिलान सम्मेलन है ये 14 से 18 अक्टूबर 2024 तक आयोजित किया गया। कहाँ? ये इटली में आयोजित किया गया, और ये अब की बार का 75वां संस्करण था इसका। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे, जो एक्सप्लेनेशन दी गई वो भी आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।